जिला पुलवामा के चीवा इलाके में मिलिटेंटों ने सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद मीर को गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। इम्तियाज को चीवा इलाके के नजदीक मिलिटेंटों ने उनकी कार से नीचे उतारकर उन पर गोलियां चलाई। इसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ बैठे। सोतबुग पुलवामा का रहने वाला इम्तियाज अहमद मीर जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात था और वो सीआईडी डिपार्टमेंट से मुंसलिक था। वो आजकल श्रीनगर में तैनात था। बताया जाता है कि इम्तियाज को चीवा इलाके में रोमशी नाला के करीब बंदूक बरदारों ने गाड़ी से नीचे उतारकर गोलियां मार दी, जिसके बाद मकामी लोगों ने गोलियों से छलनी उनकी लाश मिलने की इतला पुलिस को दी। पुलिस ने कानूनी लवाजमात पूरे करने के लिए लाश को अपनी तहवील में ले लिया। उधर गंगबुग हैदरपुरा श्रीनगर में फायरिंग के वाकये में पीडीपी कारकुन के शदीद जख्मी होने की खबर है। उसकी पहचान मोहम्मद अमीन के तौर पर हुई है। उधर जिला शोपियां के पुतरवाल इलाके में मिलिटेंटों ने फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर हमला किया। फोर्सेस ने भी मिलिटेंटों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस हमले में किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। हमले के बाद फौज ने पुतरवाल और नाजिमपुरा इलाकों का मुहासरा करके हमला आवर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। वहीं दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में आज दूसरे रोज भी हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक भी सड़कों से गायब रहा। आरवनी झड़प में हलाक हुए 2 मिलिटेंटों का ताल्लुक इसी इलाके से था। इलाके में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। लारू कुलगाम में चंद रोज कबल जिस मकान में एनकाउंटर हुआ था, उसके मालिक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कल अगवा किया है। शिराज अहमद नामी नौजवान का ताल्लुक लारू कुलगाम से है। उसके मकान में हुई झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए थे। एनकाउंटर के बाद में हुए एक धमाके में 7 आम शहरियों की मौत हो गई थी। कल मुसल्लह अफराद ने मुतल्लिका शख्स का अगवा किया। अहले खाना ने अपील की है कि शिराज को छोड़ दिया जाए। शिराज के अहलिया और उसके 3 बच्चों ने कहा है कि वो बेकसूर हैं। अपील कर बेकसूर कहें मे बच्चे 3 तसन मे कहें द्राय यह गामस पाई कश्मीर पाई क्या द्राव कहें खुदायस वह अपील कर मेहरबानी कर मे त्रोन खानदार बेकसूर मे मासूम बच्चे 3। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात पर जो सवाल खड़े किए हैं, इस तनाजुर में पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला को पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे देना चाहिए। जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ 6% वोटों के जरिए ही पार्लियामेंट की रुकनियत हासिल की है। मरकजी वजीर ममलिकत ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी होकर दोबारा इंतखाब लड़ना चाहिए। जितेंद्र सिंह ने बल्दियाती इंतखाबात को कामयाब करार दिया। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो वोट टर्नआउट 50-60%। कश्मीर में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, बारामूला, उड़ी 70%, 80%। महज श्रीनगर का कुछ हिस्सा शहर का जहां पर वोट फीसदी कम रही। लेकिन हम ये ना भूलें कि जो पिछली सरकारें हमारे ऊपर ये तोहमत लगा रहे हैं जो आज लोग, उनकी सरकारों में भी ऐसा ही रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला साहब 6% से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, वो उनको गवारा है। लेकिन कुल मिलाकर के पूरी रियासत में अगर 60% वोटर टर्नआउट होता है, महज श्रीनगर शहर और उसके गिरदोनवाह में कहीं कहीं 3-4%, वो उनको गवारा नहीं। अगर इसी पैरामीटर पर चलना है तो मुझे लगता है कि इंसाफ का और असूल का ये तकाजा है कि सबसे पहले वो अपनी एमपी की सीट छोड़ डालें। तो मुझे लगता है इस चुनाव में बहुत अच्छी कामयाबी का एक ये भी पहलू है कि वो पार्टियां जो दोहरेपन की सियासत कर रही थी वो भी जाने अनजाने में बेनकाब। वहीं पत्थरबाजी वाकये में एक जवान की शहादत पर मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पत्थरबाजों के साथ साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के वाकयात पर मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद की खामोशी से भी पत्थरबाजों के हौसले बुलंद होते हैं। जैसे वो एक शेर है कि जब इजहारे तमन्ना पर कटती थी ज़बानें, उस वक्त कहाँ थे ये अंदाज़े बयां वाले। वो जो अंदाज़े बयां में कहीं ट्विटर, कहीं फेसबुक पर
कोई फौजी बेचारा अपनी हिफाजत के लिए बंदूक तक उठा लेता है तो उसके ऊपर आसमान गिरा देते हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? कल एक फौज का जवान सर पे पत्थर खा करके मारा गया, एक लफ्ज भी उसकी मजम्मत में नहीं आया। और इस तरह के अपॉलोजेटिक बयान दिए जाते हैं कि आदमी खौफजदा हो जाता है कि साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि जो जवान मारा गया वो खुद ही कसूरवार है, मानो कि उसने खुद ही सर पे अपने पत्थर उठा के मारा और इसलिए वही जिम्मेवार है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की तहजीब है? अगर जिस जवान के सर पर पत्थर लगता है उसको पत्थर मारने वाला जिम्मेवार कातिल नहीं है क्या? तभी तो मैं ये सवाल कर रहा हूं। सिर्फ पत्थरबाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं आपकी बात में बात जोड़ते हुए बेबाक ये कहूंगा, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस मेंटेन किए हुए हैं। इनकी चुप्पी से ही हौसला अफजाई होती है पत्थरबाजों की, और ये जो अपॉलोजेटिक बयान देते हैं उससे हौसला अफजाई होती है। जब हम मानते हैं कि दहशतगर्द को बढ़ावा देने वाला भी कसूरवार है, तो हम क्यों नहीं इस बात को कबूल करते कि जो पत्थरबाजी को बढ़ावा देता है अपनी गलत बयानबाजी की तरह से, या अपनी धोखाधड़ी की बयानबाजी की तरह से, या अपनी क्रिमिनल साइलेंस की वजह से, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा उसके खिलाफ भी लगना चाहिए। गवर्नर सत्यपाल मलिक की रियासत में बदउनवानी और गैर कानूनी तकरीरों को लेकर पीडीपी ने रद्द अमल जाहिर किया है। पार्टी के तर्जुमान आला रफी अहमद मीर ने कहा कि उनकी जमात ने हमेशा रिश्वत से पाक रियासत की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि गवर्नर की जानिब से सारी मकामी ब्यूरोक्रेसी को मुलविस करार देना जायज नहीं है। न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बातचीत के दौरान मीर ने कहा कि पीडीपी रिश्वत को जड़ से उखाड़ने में गवर्नर का साथ देगी। वाज़ेह रहे कि गवर्नर ने रिश्वत सतानी KAS अफसर की तैनाती और जम्मू कश्मीर बैंक में मुबैना बैकडोर तकर्रों के हवाले से हाल ही में एक बयान दिया था। गवर्नर ने संगीन इल्जामात लगाए हैं, संगीन बयान दिया है करप्शन का, तो इस वाले से कैसे रिएक्ट करेंगे? जहाँ तक रियासत में करप्शन का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करप्शन के यहाँ इल्जामात हैं, करप्शन रैम्पेंट भी है, लेकिन किसी के कहने पर और कोई बात सुनने पर आप तमाम सोसाइटी को मोर्दी इल्ज़ाम ठहराएंगे, तमाम ब्यूरोक्रेसी को मोर्दी इल्ज़ाम ठहराएंगे, तमाम सियासी सिस्टम को नकारेंगे, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। जब भी कभी इस किस्म की शिकायत मौसूल होती हैं इदारों के पास, तो उनको इंडिविजुअली स्क्रूटनाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। गवर्नर साहब ने जहाँ कुछ इंस्टेंसेस का जिक्र किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की भी बात की, लेकिन वहीं साथ साथ में रिजल्ट भी बता दिया। इससे वो ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पर बड़े कठिन हालात में काम कर रही है और यहाँ के होनहार लोग हैं, उन पे ये उंगली उठाना कि वो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या उनके पास बड़े मकानात हैं, ये प्रूव किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, ये जनरलाइज नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है इस किस्म के इल्ज़ामात से हालात बिगड़ सकते हैं, बन नहीं सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक KAS ऑफिसर को बिना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए रिक्रूट किया गया, और दूसरा जम्मू कश्मीर बैंक में जिस तरह से बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की पहले भी बात चली थी, इस बार भी बात चली है। गवर्नर साहब का ये कहना है कि जो 582 उम्मीदवार थे उनके बदले जो है पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ लाए गए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हर कंस्टिट्यूएंसी से। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नर साहब इस वक्त हाईएस्ट सीट पे हैं पावर के, जहाँ उनके इख्तियारात बनते हैं, वो इख्तियारात रखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से वाज़ेह कर देना चाहूँगा, जहाँ तक बैंक की रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, बैंक एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये पहली बार वहाँ रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई है। हर साल अपनी सिस्टम के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो रिक्रूटमेंट करते हैं वहाँ पे। और ये जो लड़के रह गए थे, इन्होंने क्वालिफाई किया था रिटन, लेकिन ऑरल में इतनी सीट्स बैंक के पास अवेलेबल नहीं थी। हम खुश हैं कि ये लड़के भी इसमें आ गए हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से नफ़ी नहीं कर सकते आप वो रिक्रूटमेंट जो बैंक ने किए हैं, और बैंक इसके लिए खुद जिम्मेवार है। ये मुझसे ज़्यादा बैंक वाले बता सकते हैं कि उन्होंने जो किस सिस्टम के तहत रिक्रूटमेंट की है, कैसे की है। पब्लिक सर्विस कमीशन के इख्तियारात हैं, उनको कानून के दायरे में एक इन्वेस्टिगेशन का भी एक सिस्टम होता है। गवर्नर चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली, मैं एक बार फिर ये कहूँगा, पब्लिकली जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं कश्मीर के, ब्यूरोक्रेट, चाहे वो KAS में हैं चाहे IAS में हैं,
उनकी ब्यूरोक्रेसी में अच्छी छाप है, बड़े काबिल अफसर हैं हमारे। एक आधा ब्लैक शिप भी हो सकता है, सबको इस जिम्मे में लाना मेरे ख्याल में गवर्नर साहब के तकद्दुस के लिए ठीक नहीं है। मानते हैं कि इसमें हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हम इसमें रुकावट तो बन नहीं सकेंगे, क्योंकि हम तो पब्लिक के खादिम हैं। हम चाहते हैं कि साफ सुथरी सरकार हो। सरकार में भी यही कोशिश रही और आज भी यही कोशिश हमारी रहेगी। हर किस्म का ताउन होगा हमारी तरफ से। मानते हैं कि पीडीपी बीजेपी की जो सरकार थी उसमें कोताहियां हुई है। देखिए, अगर आपका इशारा रिश्वत की तरफ है, मैंने पहले भी कहा कि हर सोसाइटी में एक परसेंटेज रहती है उन लोगों की जो दयानतदारी से काम नहीं करते हैं। वक्तन फ़वक्तन हमारी सरकार का, अगर आपको याद होगा, बहुत से मुलाजिमों को, कोई मेरे ख्याल में 60 के तादाद थी, जिनको सरकारी नौकरी से निकाला गया, जो फिर कई कोर्ट में भी चले गए। हमारी कोशिश उस वक्त भी रही कि करप्शन ना हो, लेकिन उसके बाद भी 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं रहा होगा। लेकिन मैं ये बात भी बताना चाहूँगा आपको कि ये जो बरसर इक़्तिदार लोग इस वक्त है, उनको ये भी देखना चाहिए, आज उंगलियां उठ रही है सियासी सिस्टम के खिलाफ। जो यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, उसमें ये कहा जाता है कि सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया। अगर आप एक सिस्टम को डिनिग्रेड कर रहे हैं, अगर आप एक सिस्टम को डिमॉलिश कर रहे हैं पैसे के बलबूते पे, फिर आप इन आइसोलेशन दूसरे को उंगली उठाएंगे, ये सिस्टम चलेगा नहीं। मुझे लगता है पॉलिटिकल सिस्टम से ही शुरू होना चाहिए। गवर्नर साहब को ये भी देखना चाहिए कि ये जो इल्ज़ामात है, क्या ये सही है, दुरुस्त है, इस बारे में एक मुहिम चलाई जाए तो उसमें कोई हमारा एतराज़ नहीं होगा। वादी कश्मीर में सयाहती शोबे को फरोग देने की गर्ज से रियासती महकमा सयाहत ने 3 रोजा कश्मीर फैम टूर का इनेकाद किया। इस टूर प्रोग्राम में मुल्क बैरून ममालिक से आए मीडिया नुमाइंदे, फिल्मी सन्नत और सयाहती शोबे से जुड़ी शख्सियात ने शिरकत की और कश्मीर को करीब से जानने की कोशिश की। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। महकमा सयाहत की जानिब से मुनाकिद किए गए 3 रोजा कश्मीर फेस्टिवल फैम टूर 2018 सयाहती मकाम गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर हुआ। इस कश्मीर फेस्टिवल का मकसद मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा राग़िब करना और खासकर उन्हें कश्मीर की असल तस्वीर से वाकिफ कराना था। इसी कड़ी के तहत महकमे सयाहत की जानिब से मुनाकिद किए गए इस फेस्टिवल में टूर एंड ट्रैवल एजेंटों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी शख्सियात, ब्लॉगर्स और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इन अफराद ने कश्मीर के कुदरती नज़ारों का मुशाहिदा किया और इससे बेहद मुतासिर हुए। आज दुनिया में जो कस्टमर है, जो टूरिज्म कस्टमर है, वो सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं आता, वो और बहुत सारे कारणों के लिए आता है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा कारण जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए आता है। हर जगह गंदगी है, कश्मीर में हमें कहीं गंदगी नजर नहीं आई। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हाईलाइट करना है, कल्चर को प्रिजर्व करना। कश्मीर में हमें हर जगह कपड़ों से लेकर आम व्यक्ति अपने ट्रेडिशनल कल्चर अपने कल्चर के हिसाब से अपने कपड़े पहनता है। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करने वाली बातें हैं। When I stepped out of my house alone to visit Kashmir for 3 weeks, my parents did not talk to me. They were very scared. I was sure I need to go there, step out and change the mindset so that I can let them know that Kashmir is not at all what it looks like on the media or in the newspapers. It's much more than that. It's more beautiful than that. Yeah, Kashmir is actually a visual paradise for anyone and everyone, not only photographers. और हमारे सिनेमाटोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स काफ़ी लोग आते भी हैं। मैं खुद जाकर अपने इंडस्ट्री में कश्मीर को प्रमोट करूंगी, टूरिज्म प्रमोट करूंगी एंड दिस इज अ पैराडाइज। गुलमर्ग में इस प्रोग्राम के दौरान मेहमानों ने कश्मीरी रिवायती पकवानों का भी जायका लिया। इन शुरका ने दुनिया और खासकर मुल्क भर के लोगों से अपील की कि वो कश्मीर से मुतल्लिक पाए जा रहे तमाम खदशात को दूर करें। फिल्म अदाकारों का भी कहना है कि कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम लोगों, खासकर खवातीन के लिए एक महफूज जगह है। उन्होंने कश्मीर की सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने का अहद किया। कुछ सालों से गलत प्रसिद्धि, पब्लिसिटी के कारण एक पूरे देश में जो माहौल बना था कि कश्मीर जाना हमारे लिए अनसेफ है, वो यहाँ जब हम आए हैं, श्रीनगर से लेकर पहलगाम और गुलमर्ग तक हमने जो देखा है, ये सब देखने के बाद और अनुभव करने के बाद
कश्मीर ये बिल्कुल सेफ है पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ और मैं तो मतलब आके आप सोच रही हूँ कि मुझे इतने सारे साल क्यों लग गए कश्मीर आने के लिए। मतलब मैं तो पूरी दुनिया देखा है और मुझे लगा कि दुनिया में मैं जो खोज रही हूँ वो तो हमारे हिंदुस्तान में है। एंड आई शुड हैव कम हियर, बट थैंक यू टू जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। कश्मीर आने के लिए आई कैन जस्ट पैक माई बैग एंड कम टू कश्मीर। मेरे को पूना जाने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है कि मैं किधर रहूँगा, कौन सी गाड़ी लेके जाऊँगा। बट इधर मेरे इतने भाई बहन हैं कि आई एम रियली कंफर्टेबल कमिंग डायरेक्ट, टेकिंग अ फ्लाइट एंड कमिंग टू श्रीनगर लैंड। कश्मीर में बेशतर लोगों की मईशत का इन्हिसार सयाहती शोबे पर है। ऐसे में कश्मीर की सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने, जदीद खुतूत पर सयाहती सेक्टर को इस्तेमाल करने और तशहीरी मुहिम के लिए बेहतर मंसूबाबंदी की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह कश्मीर की जानिब राग़िब हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। उधर श्रीनगर के SKICC में विंटेज कार और बाइक्स की नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश में 60 दहाइयों कबल मैन्युफैक्चर हुई कारों समेत विंटेज, क्लासिक, मॉडिफाइड और दीगर मॉडर्न गाड़ियों को मुशाहिदे के लिए रखा गया। साल 1951 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए जर्मनी से दरामद करदा मर्सिडीज बेंज नुमाइश बीनों की तवज्जो का मरकज रही। विंटेज गाड़ियों के शौकीन अफराद ने इस नुमाइश में शिरकत की और इसे एक अच्छी पहल करार दिया। इट वॉज जस्ट एन आइडिया कि पता चला कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं और उनको उन गाड़ियों का काफ़ी शौक़ है और वो अपनी गाड़ियाँ लोगों को दिखाना चाहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि लोग आके उनकी गाड़ी देखते हैं, उनके पैशन को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा ही कोई इवेंट करें जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ऐसे लोगों के लिए हु आर पैशनेट अबाउट देयर ओल्ड कार्स एंड ओल्ड बाइक्स। तो बेसिकली ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग विद देयर व्हीकल्स हियर। हमारे जितने भी पुराने प्रीमियर्स रहे उनकी एक आइडेंटिटी उनकी गाड़ी से होती थी। जैसे शेख साहब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लिए जो गाड़ी आई स्पेशली जर्मनी से आई मर्सिडीज़ 250 SL थी और ऑटोमेटिक थी। उस ज़माने में वो बहुत बड़ी बात थी। 51 में वो आई, वो हमारे पीछे खड़ी है। उसका इनफैक्ट स्टेट मोटर गैराजेस का JKS नंबर 1 था। उसके बाद जितने भी लीडरान आए जैसे बख्शी गुलाम अहमद साहब आए, उनके पास भी मर्सिडीज़ थी, उसका भी नंबर 1 था। तो वो लिस्टेड भी है जो इनकी मर्सिडीज़ की साइट है एज अ प्रीमियर कार। वो स्पेशली बिल्ड आती थी जैसे पहले महाराजाओं वगैरह की आती थी। तो बचपन से ही हमें शौक़ था और हमारे घर में भी काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी रहीं जिन्होंने हमें बड़ा इसकी तरफ ये किया, इंटरेस्ट किया गाड़ियों का। जी, मेरी गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं JNK 3284, ये कश्मीर की लॉन्गेस्ट ओन्ड कार है जो एक सिंगल फैमिली के पास रही है। 1953 में मेरे दादा हाजी अब्दुल्ला साहब ने ये गाड़ी ख़रीदी थी। 5000 रुपये उस टाइम इसकी कीमत थी और आज ये गाड़ी मतलब मेरे लिए तो मतलब प्राइसलेस है और मैं बहुत अपने से क्लोज़ मानता हूँ इस गाड़ी को। बहुत इज़्ज़त से हम मतलब इस गाड़ी से पेश आते हैं और एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हम इसकी कदर करते हैं। ऐसी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं हैं। एवरी कार हैज़ अ स्टोरी एंड ऑफ कोर्स वही चीज़ें यहाँ लोगों के साथ शेयर हो रही हैं। एंड एवरी बाइक जो कि यहाँ आप देखेंगे 1960s की रॉयल एनफील्ड्स हैं यहाँ पे। अब आप खुद समझ सकते हैं 60s में बाइक बनी है, वी आर इन 2018, ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स किस तरीके से बाइकों को संभाल के रखा गया है। एक पैशन है जो कि लोगों में है कि नहीं, अगर उनके पास कोई पुरानी चीज़ है किस तरीके से उसे संभाल के रखना है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में मोबाइल टावर नस्ब करने की मांग को लेकर लोगों की जानिब से एहतिजाज और हंगामा आराई की इतला है। एहतिजाजियों ने तहसीलदार गुरेज और SDM गुरेज को कई घंटों तक यरकमाल बनाए रखा। इस दौरान SHO गुरेज के जख्मी होने की भी इतला है। बताया जा रहा है कि तुलेल में पिछले 3 रोज से लोगों ने सड़क पर एहतिजाजी धरना दिया है। वो तुलेल में भी जियो सर्विस शुरू करने के लिए टावर नस्ब करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोग तुलेल इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगा रहे हैं। जराये के मुताबिक अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस के मजीद दस्ते इलाके की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। रुकन असेंबली गुरेज नजीर गुरेजी का कहना था कि पूरे गुरेज और तुलेल में जियो सर्विस शुरू की जा रही है। उनका कहना है कि कुछ लोग अपने मफादात के लिए इलाके में लोगों को हंगामा आराई पर उकसा रहे हैं। पहले तो जियो के मशकूर होने चाहिए और साथ साथ जियो ने ये भी कहा है कि 15 टावर्स जो हैं
वो हम खड़ा करके दे देंगे, जिसमें अभी 3 ही टावर जो हैं वो खड़ा किए हैं और उसमें से 7 टावर जो हैं 7 से 8 टावर दिलेल में लगेंगे और 6 से 7 टावर जो है गुरेज और बख्तौर में लगेंगी। तो मैं आपके ज़रिए उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो मेरी बात पे जो है वो भरोसा करें। फलाह बहबूद कमेटी और कस्बा पांपुर के लोगों ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा किया। ये अफराद मुतालबा कर रहे थे कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का यहां से तबादुला न किया जाए। जिला इंतजामिया पुलवामा ने लोगों को यकीन दिलाया कि ऑफिसर का तबादुला रोक दिया जाएगा। यहाँ 3 डिस्ट्रिक्टों का लोड ये अस्पताल बर्दाश्त कर रहा है और हम चाहते हैं कि बीएमओ साहिबा को इस नाजुक वक्त में ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, क्योंकि अस्पताल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ कामकाज जो है वो ठप हो जाएगा, वो अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। हम इसके काम से बहुत मुतमईन थे और हम चाहते थे कि ये यहाँ रहे और यहाँ के इलाके की खिदमत करे। यहाँ पे काम जिस तरह स्मूथली चल रहा है, बीएमओ साहब जो यहाँ पर है डॉक्टर बिल्किस जी, तो उनकी जो ट्रांसफ़र हुई थी कल जो सुनने में आया है, तो वो डी साहब ने तहसीलदार साहब ने उसके साथ टेकअप किया है और डी साहब ने इंश्योर किया है कि ये मतलब रिलीव नहीं हो जाएगी। बांडीपुरा के नेबरपुरा इलाके में लोगों ने कल शाम आग की वारदात के दौरान फायर सर्विस एहलकारों पर किसी भी हमले से इनकार किया है। उन्होंने एहतिजाज किया। एहतिजाजियों का कहना था कि मकामी अफराद की कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया और फायर सर्विस एहलकारों से हुई तेज कलामी को एक हमला बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उधर महकमा फायर सर्विस का कहना है कि उन्होंने वाकये को लेकर 2 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने काम में रुकावट पैदा की थी। रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने असातिज़ा के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का गवर्नर इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है। जम्मू कश्मीर RET टीचर्स फोरम के नायब सदर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने RMSA और SSA टीचर्स को 7वें पे कमीशन के मुताबिक फवायद देने का यकीन दिलाया था, ताहम ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने असातिज़ा बिलखुसूस रहबर तालीम टीचर्स से अपील की कि वो सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में सेक्रेटरीट खुलने के पहले रोज सेक्रेटरीट के घेराव के लिए तैयार रहें। बांडीपुरा में बज़्म शाबान ने कल्चरल एकेडमी और पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से एक अदबी तकरीब मुनक़िद की। तकरीब की पहली नशस्त में महफिल समा मुनक़िद की गई, दूसरी नशस्त में महफिल मकालात और आखिरी नशस्त में एक मुशायरा मुनक़िद किया गया। तकरीब की सदारत सरकर्दा अदीब व शायर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। बांडीपुरा के कई सरकर्दा अदीबों और शायरों ने शिरकत की। प्रोफेसर इस्माइल आशना ने इस तरह की तकरीबात को नौजवान शायरों और अदीबों के लिए काफी मुफीद करार दिया। इन तकरीबात की बहुत बड़ी अहमियत है कि यहाँ इस तकरीब में जो हमारे नौजवान शामिल हैं इस वक्त, वो इन तकरीबात से सीखते हैं कि अदब कितना अहम है, अदब के लिए क्या करना चाहिए, या जो हमारे नौजवान लिखने वाले हैं, अदीब हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये कि वो अपने सीनियर्स का या जो बुज़ुर्ग शुरा हैं उनका कलाम सुने और उनके कलाम को से महसूस हो जाए और उनका कलाम जो है उस कलाम को सामने रखकर इस मैदान में अपनी तकदीर आज़मा। उधर कुंजर टंगमर के अगमुना में बज़्म अदब गुलमर की जानिब से मशहूर सूफी शायर मोहम्मद अकबर बांगली की याद में यौम मोहम्मद अकबर मनाया गया। तकरीब में काफी तादाद में वादी से ताल्लुक रखने वाली अदबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मजीद मसरूर ने की। मीर अफरोज मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। अदीबों और शोरा ने मशहूर सूफी शायर मोहम्मद अकबरवार के अदबी खिदमात को याद किया। शोरा ने अपने अपने कलाम से भी सामीन को महसूस किया। शादाब अदबी फोरम इंदरगाम पट्टन की तरफ से गोहल टेंगापुरा में एक रोजा नातिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लोगों की कसीर तादाद के अलावा वादी के अतराफ अकनाफ से उलमा और शोरा ने इसमें शिरकत की। मीरवाइज शुमाली कश्मीर मौलाना गुलाम हसन के अलावा जनाब शहबाज हकबारी, रशीद कांसपुरी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब में सतीश विमल भी मौजूद थे। उधर श्रीनगर के जकूरा इलाके में एक रोजा रहमतन लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दावतुल मिनहाजुल इस्लाम के चेयरमैन मौलाना गुलाम नकीब समेत दीगर उलमा ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मौलाना गुलाम नकीब ने इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। उन्होंने रियासत में हो रहे खून खराबे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस्लाम अमन व आश्ती का मजहब है।
ईंट के भट्टों के कई मुज़िर असरात हैं। वादी के कई इलाकों में ईंट के भट्टे मौजूद हैं जो माहौल को आलूदा करते हैं। ताहम कुछ यूनिटों के मालिकान ने पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की है। पेश है इसरार वानी की ये रिपोर्ट। ईंट के भट्टे आमतौर पर आलूदगी का सबब बन जाते हैं। ताहम गोंदीपुरा बीरवा में खान ब्रिक्स नामी रवायती ईंट के भट्टे को हाइड्रॉट जिगजैग टेक्नोलॉजी से लैस करके काफी हद तक पोल्यूशन फ्री बना दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी से धुएं को जिगजैग मोशन के जरिए फजा में जाने से रोका जाता है। खान ब्रिक्स के मालिक का कहना है कि अगरचे उन्हें ये टेक्नोलॉजी खरीदने में काफी दुश्वारियां पेश आई, ताहम वो इस बात से काफी खुश हैं कि आसपास की आबादी उनके इस इक़दाम से काफी खुश और महफूज है। सादे भट्टे को हाइड्राफ्ट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इससे पोल्यूशन सादे भट्टे से 20% भी नहीं होता है और इसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत ही कम होती है और इसका जो इसकी प्रोडक्शन होती है हाइड्राफ्ट किलन की, ये बहुत ही हाई एंड की क्वालिटी की मतलब होती है। हमने इस पुराने भट्टे को इसलिए तब्दील किया, उसमें से बहुत धुआं उठता था जो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत खतरा था। अब जो इसमें जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसमें धुआं नहीं है और ये इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन यूनिटों में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ पोल्यूशन कम हुआ है बल्कि उनका काम भी आसान हुआ है। पहले देसी भट्टे में काम करते थे 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में करना पड़ता था और 8 आदमियों की शिफ्ट रहती थी। आज हम लोग हाइड्राफ्ट में काम कर रहे हैं, हमारे 12 आदमियों की शिफ्ट है। 6 माल ढोने वाले हैं, 6 झोंकने वाले, जिसमें 8 घंटे ड्यूटी करो और 16 घंटा रेस्ट करो। और इसमें जो है कोई प्रदूषण नहीं है और हमारा काम जो है इसमें सैलरी भी अच्छी है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है, इसमें ठोस भराई है। सारे भट्टा मालिकों से यही अपील करते हैं कि हाइड्राफ्ट बनवाओ, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा और यहाँ के इंसानों का और यहाँ के पेड़ पौधों और फसल का हर तरह से सबको फायदा ही फायदा होगा। माहिरीन सेहत भी इस टेक्नोलॉजी को इंतहाई मुस्बत करार दे रहे हैं। भट्टा मालिकान ने हमसे हमारी यही गुजारिश की, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो चिमनी की हाइट और अंदर से वो जिगजैग, जिससे जो भी इसमें टॉक्सिन्स होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। एक उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, पोल्यूशन नहीं होगा और साथ साथ ये भी इसमें कि लोगों का रोजगार भी नहीं छीनेगा। जरूरत इस बात की है कि हाइड्रॉट जिगजैग टेक्नोलॉजी को हुकूमती सतह पर भट्टों के लिए लाजमी करार दिया जाए। इस अमल से भट्टों से खारिज होने वाला धुआं और दीगर मनफी असरात को कम किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बीरवा से इसरार वानी की रिपोर्ट।